बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वैसे ज़रा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी तरह आपको पता है जितने भी पेरेंट्स इस वक्त जो हैं वो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत ठीक ठाक हैं, क्योंकि आज से स्कूल्स खुल गए हैं। जी। इन बच्चों ने 6-7 महीने इन बेचारे वालिदैन का क्या हाल किया है, आपको अंदाज़ा है? बिल्कुल, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा तो, क्योंकि यूजुअली जब वेकेशंस होती थी उसके बाद बच्चे थोड़े से परेशान नज़र आते थे, लेकिन इतनी लॉन्ग वेकेशंस के बाद अब वो भी चाहते हैं कि वो स्कूल जाएं। और जो अपनी एक्टिविटी है, जो वो इन्वायरमेंट है, वो उसको बड़ा मिस कर रहे हैं। ऐसा ही है। और वैसे जब हम स्कूल में हुआ करते थे, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है, तो उस वक्त हमारी तो ये ख्वाहिश रहती थी ना कि हमें पेपर्स ना देने पड़े, ये छुट्टियाँ कम अज़ कम 2 महीने की ज़्यादा हो जाएं, 2 महीने के 1 हफ्ता और मतलब ज़्यादा हो जाएं। तो हमारी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। इन बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। एग्जैक्टली। अच्छा, खैर एजुकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस है वो चलता रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो जारी रही है, बच्चों को टीचर्स जो है पढ़ाते रहे। मगर आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहा है। बहुत कहा जाता है कि जो 7वीं 8वीं से ऊपर की जो क्लासेस हैं वो तो ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठा रही हैं। वो बच्चे जो हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है। छोटे बच्चे तो ग्रेड 1 के बच्चे को क्या ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो वो टीचर्स भी चाहते थे कि ये बच्चे जो है ना वो स्कूल में आए। तो इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको, कैसे वो SOPs वगैरह का ख्याल रखा गया? आज से सारे मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल रहे हैं। फाइनली बच्चे अब स्कूल जाएंगे, और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से SOPs जारी कर दी गई हैं कोरोना के हवाले से। स्कूल्स इंतज़ामिया को भी पूरी एक लिस्ट जारी कर दी गई है, पेरेंट्स को भी। और पेरेंट्स के लिए ये लाजमी है कि वो बच्चों को मास्क पहना कर स्कूल भेजें, सैनिटाइज़र्स उनके पास हों। और जो स्कूल्स इंतज़ामिया है उसकी अगर बात की जाए तो उनको भी ये हिदायत है कि बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखा जाए। उसके अलावा जैसे मॉर्निंग असेंबली होती थी वो अब नहीं होगी, और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जैसे खेलों की उस पर पाबंदी है। कैंटीन्स बंद रहेंगी, और बच्चों को यही हिदायत है कि वो लंच बॉक्सेस जो है अल्टरनेट डे, मेरा ख्याल अगर क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो वो 25 बच्चे एक दिन और 25 बच्चे एक दिन, इस तरह करके हफ्ते में 6 दिन जो है वो। या अगर किसी का बहुत बड़ा है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो वो डिवाइड करके बिठाया जाएगा उनको। अच्छा, सोशल डिस्टेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, ये भी मुझे पता चला है कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो भी बंद कर दी गई है। मतलब क्योंकि हफ्ते में 6 दिन जो है, इसमें एक स्टूडेंट को 3 दिन आना होगा, किसी को 3 दिन जो है वो मतलब इवन डेज और ऑड डेज के साथ जो है उन्होंने डिसाइड किया है। हाँ, कुछ चेंजेस इस तरह के हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, लेट्स सी कि किस तरह से स्कूल जो है इसको फॉलो करती है और किस तरह से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी भी देखने में आ रहे हैं कि वो थोड़े बहुत परेशान हैं, छोटे बच्चे जिनके हैं स्पेशली, कि वो किस तरह से स्कूल भेजें। कुछ स्कूल्स ने तो टीचर्स से सॉरी जो कितने पेरेंट्स हैं उनसे ये पूछा है कि बताइए कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए छोटे बच्चों के हवाले से। तो पेरेंट्स ने ये आंसर किया है कि अभी नहीं खोलना चाहिए। मतलब तो उन्होंने मजमूई तौर पे सब को देखते हुए स्कूल्स को नहीं खोला। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, मगर प्राइवेट स्कूल्स के खुल जाने से बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी प्राइवेट स्कूल्स वालों के लिए। क्योंकि हमने कुछ शोज़ किए हैं, हमें लगता है कि शायद सिर्फ पेरेंट्स जो हैं वही परेशान हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले भी शदीद परेशानी शिकार रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसी तरह अपने स्कूल्स के किराए, बिजली के बिल, टीचर्स की तनख्वाहें और सारे अखराजात ऐसे ही उठाने पड़ते रहे। और बाकी जो इजाफी अखराजात हैं वो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो इन्हें अपने पूरे सेटअप्स वगैरह वो करने पड़े, तो वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह सारा काम दोबारा शुरू हो। खैर ये एक अलग डिबेट है। एक चीज़ बहुत अहम है यहाँ पे जिसको हम आज अपने प्रोग्राम में जिक्र करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर
SOPs को फॉलो कर लिया जाएगा, मगर क्या आपको लगता है सरकारी स्कूल्स में भी SOPs को फॉलो किया जाएगा? क्या वहाँ पे बच्चों को उस तरह डिसइंफेक्ट करके फिर उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे? वही मैं यही कहूँगी, यही बहुत बड़ा एक मसला है। और प्राइवेट स्कूल्स तो फिर भी चीज़ें फॉलो कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि बच्चों के दरमियान इतना फासला रखा जाए। अब आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, देखते हैं। हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इस वक्त सेट पे मौजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल है छोटा सा वक्फा लेते हैं, अपने मेहमान को जो है उन्हें बुलाते हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के हवाले से। आज 15 सितंबर है और बहुत से लोग 15 सितंबर के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि वो डेट आए और हम जो है अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जिनसे हमें इससे जुड़ी हुई, आज के दिन से जुड़ी हुई जितनी भी मालूमात हैं, तफसीलात हैं, वो आज हम इनसे जानेंगे। मोहम्मद ज़फ़र साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? सब बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत खास करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सर, आज से तकरीबन 6.5 माह बाद तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खुल रहे हैं मुल्क भर के। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये फ़ैसला आप क्या कहते हैं, कितना दुरुस्त है, ये राइट टाइम है खोलने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड थैंकिंग ऑफ यू एंटिसिपेशन मी एंड गिविंग मी दिस रिस्पेक्ट कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदू किया। एंड सेकेंडली ये कि अभी रिसेंटली जैसे आप कह रही हैं कि इसका कि ये फैसला सही हुआ, इन माई ओपिनियन, ये मैं अपने ओपिनियन बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके सामने जो है वो पिछले बकरा ईद गुजरी है, फिर ये मुहर्रम हराम गुजरे हैं। बकरा ईद में मंडियों में क्या रहा है वो सबको पता है, हमने कोई एहतियात नहीं की। मुहर्रम हराम में मजालिस में किस तरह मामला जो गुजरे, लोगों ने कोई एहतियात नहीं की। तो इन माई सेकंड वेव का भी सुन रहे हैं हम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसका ये है सर कि मेरे ख्याल से जो मेरी ओपिनियन वो ये है कि फ़िलहाल जो है इसको 1 आध महीना और लगेगा। अच्छा, अगर मतलब वो ज़ाहिर है उस फॉर्म में भी नहीं आए, वो एतमाद बहाल होते इट विल बी टेक टाइम असल में, क्योंकि अभी अब जैसे फर्ज करें खुल जाते हैं स्कूल। हमने माना कि जैसे आज बिकॉज टुडे फर्स्ट डे, आज वो उसका रेशो नहीं रहा, जो वॉल्यूम जो बच्चे का होना चाहिए स्कूल के अटेंडेंस का परसेंटेज का, वो नहीं रहा। मतलब एक्साइटमेंट जैसा भी मैडम ने कहा है कि एक्साइटमेंट तो हमारे बहुत सारी थी, काफ़ी 10-12 दिन से जो बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी। बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म जो है कई दोबारा खरीदे थे, किताबें खरीदे थे, बहुत रश बड़ा सारे मामला। लेकिन ये सबसे पहले जो मरहला शुरू होगा, अब आप बात करें SOPs के हवाले से, तो SOPs जो है वो हमारी सबसे पहले घर से शुरू होगी। बिल्कुल, सबसे पहले घर से शुरू। अच्छा सर, अभी भी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो रिलक्टेंट हैं कि स्कूल भेजें ना भेजें। 50% पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल अब खुल जाने चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं, कैसे स्कूल भेजें? जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि अभी जो स्कूल का जो रेशियो जैसे आज होता है, आज का वो परसेंटेज नहीं है, तो इट विल बी टेक टाइम, वो वक्त लगेगा। हमारा माइंड मेकअप ना हो सका, फैमिलीज का मेकअप जो है वो उन्होंने माइंड मेकअप ना कर सके अभी तक, वो टाइम लगेगा। और जहाँ तक जैसे भी मैंने अभी कहा कि वो जो SOPs का जो ताल्लुक वो घर से शुरू होगा हमारे। जब घर से शुरू होगा कि बच्चा जब निकलेगा तो पहले जो वालिदैन हैं वो बच्चे को नहला धुला के साफ सुथरा करके उसको बताएं कि बेटे तुम जब स्कूल जा रहे हो बच्चे, तो तुमने जो है ये मास्क भी पहनना है। अभी आप और हम यहाँ जब प्रोग्राम में आए तो आते हुए मैं भी मास्क पहन के आया हूँ और मतलब ग्लव्स पहन के आया हूँ, लेकिन हमें उतारना पड़ा। अब हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि बच्चा हमारा जो है वो घर से बैठे और गाड़ी में बैठे और मास्क लगा के चले और गाड़ी में आते उतार दे। गाड़ी के बाद फिर जो ट्रांसपोर्टेशन उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ रहा है, वो अंदर उसकी क्या वहाँ सारे बच्चे भरे होते हैं उसके, वो भी उसको ख्याल रखे, वो खुद भी मास्क पहने, उनको पहनाए। फिर वो मतलब स्कूल पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते ही क्या बैठ के बच्चा उतार के वो फेंक दे, ठीक है ना। सही। जो समाजी फासले हैं इनको कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये तो हम बड़ों को जो है नहीं समझा पा रहे हैं। हमने बाजारों में देखा है और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी मतलब इवेंट्स में हमने देखा है। सर स्कूल्स में कैसे बना नहीं कर पाएंगे। देखें, बच्चा तो बच्चा है, आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि जी कि वो क्लास में जाए, 7 क्लास में बैठा हो, क्लासमेट से कहे कि ला यार मुझे अपने रबड़ दें, पेंसिल दें, ये बहुत सारी बातें ना करें, वो तो करनी है एनी हाउ। लेकिन ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी टीचर्स की, जो क्लास टीचर है मेल या फीमेल जो भी हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो उन्होंने उसको जो है मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो उन्हें समझाएंगे कि बच्चे आपने ये करना है, इस तरह करना है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको
टीचर जो है वो उन्हें समझानी पड़ेंगी। वो अगर आप काबू करना चाहें तो वो तो नहीं रुक सकेंगे, बच्चे नहीं रुकेंगे। रिसेस के अंदर उसका ये हो सकता है कि रिसेस टाइम जो है वो खत्म कर दिया जाए, ठीक है, रिसेस टाइम जो है वो खत्म कर दिया जाए, आप उसको क्लास रेगुलर की जाए। अब ये भी ये देखें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट्स के लेके जाएं वो डिपेंड करता है, ये सारी SOPs जो हैं वो डिपेंड करेंगी। अब ये नहीं कि कोई डिफेंस का स्कूल है तो उसकी SOP अलग होगी, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनकी SOP अलग होगी, सबकी एक ही होनी है। मगर ये SOPs को यकीनी बनाना जो है ना, मेरा ख्याल है ज़रा ये बहुत बड़ा एक सवाल है और इस पे हमें बात करनी है। एक छोटे से वक्फे का वक्त आ गया, एक वक्फे के बाद दोस्तों हम आपकी खिदमत में दोबारा होते हैं और इसी हवाले से बात करेंगे अपने मेहमान मोहम्मद जफर साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बोला SOPs जो हैं वो घर से शुरू होंगी और मुझे भी यही लगता है कि जो पेरेंट्स और स्कूल इंतज़ामिया को मिलकर जो है वो एक ज़िम्मेदारी है उनकी कि हर बच्चा महफूज तरीके से तालीम हासिल करे, स्कूल जाए। तो SOPs की अगर बात करें तो SOPs क्या हैं, मैं चाहूँगी आप बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि कैसे उसको यकीनी बनाया जा सकता है। देखिए SOPs तो वही हैं जो नॉर्मली पहले जैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से ही हम वो लाभ गा रहे हैं कि जी अपना जो है समाजी जो है वो फासले को बरकरार रखा जाए, सैनिटाइज यूज़ किया जाए, ग्लव्स पहने जाए, मास्क पहना जाए, बहुत सारी ये चीज़ें। अब इस पर ये परसों जो है यानी स्कूल खुलने, आज स्कूल खुले, कल परसों से 2 दिन पहले से जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा अभी मैंने जो देखा है और वो उसमें ये कि तमाम स्कूल जो प्राइवेट हैं उन्होंने और जो गवर्नमेंट से उन्होंने, प्राइवेट स्कूल वालों ने जो है अपने तमाम वो मास्क और सैनिटाइज स्कूल के अंदर जनाब जो है टीचरों को दे दिए गए हैं कि बहुत सारे आप जैसे बच्चों उनमें डिवीजन उन्होंने बच्चों की कर दी है कि 15 बंदे, अगर एक क्लास में लेट सपोज 30 बंदे हैं तो 15 जो है वो एक क्लास में बैठेंगे, 15 एक को बुलाएंगे, ऑल्टरनेट डेज बुलाएंगे उनको जनाब जो है वो उसको हतमी तौर पर जो उसको वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो रेगुलर। मगर देखिए सवाल ये नहीं है, जो बड़े स्कूल हैं, जो पॉश इलाकों के स्कूल्स हैं, जो मतलब एक 10,000 से ज़्यादा फीसों वाले जो स्कूल हैं, 1.5 लाख तक फीसें जाती हैं स्कूलों की, लेकिन वो तो ये काम करवा लेंगे, वो डिसइंफेक्टेंट वॉक थ्रू गेट्स भी लगवा देंगे वहाँ पे और बच्चों का बड़ा ख्याल भी रखेंगे, मास्क भी प्रोवाइड करेंगे और सैनिटाइजर्स भी देंगे, जो भी करें। अगर सरकारी स्कूलों का क्या होगा? एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो स्कूलों में नहीं जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ और मालूमात भी, मैं कुछ तफसीलात भी शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के एक सूबे की बात करते हैं, KPK की बात करते हैं। KPK में तकरीबन बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आप सूबा सिंध में देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब के स्कूलों की हालत कदरे बेहतर हो सकती है, मगर गांव देहात में आज भी आपको ऐसा ही माहौल मिलने की पूरा इम्कान। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि ये जो SOPs कहे जा रहे हैं, ये एक पंजाबी की मिसाल है, सिर्फ गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है या वाकई कुछ होने वाली बात है? नहीं, वो देखें होना हुआ तो आपको भी पता है, मुझे पता है, बट ये कि वो उन्होंने बलबला मचाया हुआ है, एवरीबॉडीज कम दे गिव द लॉलीपॉप, और वो काम उन्होंने करवाना है, ठीक है ना। अब उस पर जैसे अभी हम आते हैं देहाती स्कूल की तरफ बात कर रहे हैं, हमारे आप सिंध में ले लें, वो हम पंजाब को छोड़ें, हम तो सिंध में जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। अभी कल ही बात हो रही थी कि बच्चे स्कूल जब जाएंगे तो वहाँ पर उनके हाथ धोने का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पर जनाब ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि वहाँ पानी का इंतजाम हो, क्लास टीचर जो है उनको बार बार जो 1 घंटे 2 घंटे बाद कहेंगे जाए, लेकिन यहाँ तो पानी नहीं है, तो वो प्रोटेक्शन पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर आप इस तरह और 2-3 चीज़ें और हैं कि गाँव देहात में जो स्कूल हैं या हमारे सिंध में स्कूल हैं, पिछले दिनों जो है और शफकत महमूद साहब ने और हमारे जो सईद गनी साहब हैं, इन्होंने एक मिलकर के जो है तमाम जो कई स्कूल जो वो भैंसों के बाड़े बनाए हुए थे, जहाँ कोई मामला वो उन्होंने काफ़ी जो है वो धूल छाटी, उन्होंने काफ़ी हद तक सही हुआ, जो कि 100% अभी तक नहीं हुआ, बट इट विल बी टेक टाइम। वो वहाँ पर जब बच्चे जाएंगे वहाँ पर वो ये प्रैक्टिस रहेगी, वहाँ हम सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रख सकेंगे हम बार, बट इट विल बी टेक टाइम, रफ्ता ग्रेजुअली जो है फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो सर ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ तो रिस्क पर है, अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो वो अभी स्कूल जाएं, पेरेंट्स उनको भेजें या ना भेजें? देखिए
पेरेंट्स स्कूल भेजें। अब अगर हम वैसे ये तो देखें, ये एक वो दुश्मन है, अनसीन दुश्मन जिसे कहते हैं, जो कोरोना है वो एक अनसीन दुश्मन है हमारा, और वो इसकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर लेट सपोज घर से हम बिल्कुल पूरा बच्चों को हम जो है वो कैमोफ्लाइज करके उसको हम भेज देंगे, तुम जाओ स्कूल जाके सारे, लेकिन बावजूद अगर ये वबा आनी है, ये मामला होना है, तो फ्रॉम प्यून, स्कूल का प्यून से लेकर के प्रिंसिपल तक किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि तो अनसीन चीज़ है, आप जितनी वो कर लें वो करेंगे। अच्छा, एक और सवाल यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्चे जो होते हैं उनको कितना खतरा है इस मर्ज से, इस वायरस से? सर खतरा तो है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, और वो हम और आप और हम तो फिर भी थोड़ा एहतियात कर लेते हैं, बच्चे तो नहीं करते जी। लेकिन सर 5 साल से छोटे बच्चों को कहा जा रहा है कि वो मास्क भी ना पहने, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो क्या 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्या वजह है इसकी? देखें, उसके लिए भी यही SOP आई है स्कूल के लिए कि अगर वो बच्चे हैं तो उनको उनमें से, जैसे भी मैंने कहा कि आधी क्लासें ली जाए। अब अगर आधी क्लास शिफ्टों में डिवीजन की जाए, अगर शिफ्टों में डिवीजन करते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ ही देना, प्राइवेट स्कूल वो ये काम नहीं कर सकेगा कि हम जो है वो बच्चों को जो है वो 30-30 क्लासों में मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट बनाएं। अब एक टीचर सुबह जो पहले 8 बजे आता था, 8 से लेकर के वो 2 बजे तक उसका काम खत्म हो जाता, लेकिन वो सुबह 8 से लेकर के और शाम 5-6 बजे तक वो नहीं रुक सकता, तो वो कैसे रुकेगा? वो नहीं सकता, जाहिर बात है सर। वो उसके लिए जो है वो तो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आता रहेंगे और पढ़ाइयाँ जाती रहेंगी, कोई इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना है। तालीम पे किस हद तक हर्ज हुआ है बच्चों का? सर हमने तो बड़ा लॉस किए बैठे हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि ऑनलाइन जो है वो उन्होंने शुरू किया। अब ऑनलाइन का हमारे यहाँ इस्तेमाल था ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। कई ममालिक, कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर जो मोबाइल घरों में है ही, कि वो बच्चों को कैसे मतलब जो है वो करें। मोबाइल तो आज हर घर में है सर, है, लेकिन हर घर में हर माँ पढ़ी लिखी नहीं है, हर जगह पर वो इंटरनेट फैसिलिटी आप वाली बात के नहीं है। अगर इंटरनेट फैसिलिटीज भी मुहैया है और मोबाइल भी है और माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो हाउ कैन आप समझते हैं उसको कैसे पॉसिबल हो सके, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? वो हमारे वो फेल हो चुके हैं। उसके लिए हमने जैसी होनी चाहिए तालीम वैसी नहीं हुई। और सर एक और सवाल कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर हम लोअर मिडिल क्लास को देख लें, ऐसे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पहले स्कूल जाते थे वो काम पे लग गए, घरों में काम करने लगे, छोटी छोटी दुकानों में काम करने लगे, तो ऐसे बच्चों को वापस स्कूल तक लाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत अहम सवाल है और इस हवाले से बात होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बुनियादी हक है वो तालीम है और उनको ये उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। एक वक्फा है, वक्फा भी हमारा बुनियादी हक है जनाब, जरूर बेचारे मीडिया वाले लोगों का। तो एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा रज़ा, और आज हमारे साथ मोहम्मद ज़फ़र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन से तालीमी इदारे पाकिस्तान भर में खोले जा रहे हैं। वक्फे से पहले ज़ारा ने एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई कि इस कोरोना वायरस की वजह से जहां मुआशी तौर पे बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के काम पे लगा दिया है। किसी कोई वर्कशॉप पे काम कर रहा है, किसी दुकान पे, किसी रेस्टोरेंट पे। तो अब उन बच्चों को वापस स्कूल लेके आना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? सर लास्ट वीक में जब ये अनाउंस किया था कि 15 सितंबर से जो है वो स्कूल जो है और कॉलेज वगैरह खोले जाएंगे, तो एक जो मज़ाफ़ाती एक है उसका नाम है फील्ड की, एक है वो ग्रीन फील्ड के नाम से ऑर्गेनाइजेशन NGO है। अच्छा। उसने ये बेड़ा उठाया है कि जितने भी जो लोग बच्चे थे वो कामों पर लग गए हैं और सारे मामला जो कोई जॉब पे लग गए हैं, कोई घरों में मासियाँ लग गए हैं, बच्चे छोटे अपने गाँव में काम लगा दिए, तो उन्होंने वो अपनी एक जो उनकी टीम है उनको इलाकों में भेजा हुआ है, मज़ाफ़ती इलाकों में, और वो ऐसे बच्चों को निकाल रहे हैं और ला करके वो उनको जो है वो दोबारा नए सिरे से तालीम पर लगाना चाह रही है। ठीक है, तो ये जो देखें, ये जो फलाही इदारे हैं, इनकी ये जितने मर्जी बड़े पैमाने पे कर, बिल्कुल इनकी एक खास हद होती है, बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। ये अगर कर भी लेंगे बड़ी मुश्किल से, पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनमें से कोई 2% एरिया कवर कर लेंगे।
3%, 5%, 10%। तो रियासती सतह पे इस तरह के काम को होने की जरूरत तो होती है। तो कोई रियासती सतह पे अगर काम किया जाए, कोई तजवीज़ है आपके पास? वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए भी कोई? सर उसके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कई पिछले दिनों ये प्रोग्राम लॉन्च कराए थे इस सिलसिले में, जो जैसे कि आपको याद होगा कि वो कतरे पिलाने वाली ख़वातीन और कतरे पिलाने वाले इसी तरह की उन्होंने टीम बनाई थी, वो भी घर घर जा करके जिन बच्चों के, वो उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, और अभी क्या तो मैं ले नहीं सकता उसका नाम, तो वो जो है उन्होंने उसको वो टीम वर्क कर रही है, और मे भी शायद कपल ऑफ डेज में उसका जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि कितने बच्चों को किया उन्होंने, ताकि उनके साथ किया जाए। जो सिंध गवर्नमेंट ने भी एक निकाली है, सिंध गवर्नमेंट ने जो किया है एजुकेशन में सईद गनी साहब ने, उन्होंने कमेटी बनाई है, वो भी इसी तरह के काम करी सके, और उन खवातीन को जो काम में ला रहे हैं जो कि कतरे पिलाने जाया करती थी, उनको कि जी कि आप जाके घरों में देखें कौन से बच्चे जो हैं वो अगर जो तालीम जी बिल्कुल। सर अगर खुदा न खास्ता केसेस कह रहे हैं एक सेकंड लहर भी आने वाली है इसकी, तो अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं तो क्या हुकूमत की जानिब से ये मुफ्त टेस्ट करवाए जाएंगे टीचर्स के और जितने भी स्कूल के इंतजामिया हैं बाकी लोग? देखिए जहाँ तक टेस्ट का ताल्लुक है वो तो पहले जो प्राइवेट स्कूल वाले उन्होंने तो करवा लिए हैं, गवर्नमेंट सतह पर अभी तक कोई किसी भी इदारे ने, ना कॉलेज ने, किसी भी कॉलेज वगैरह ने, ना कि किसी कॉलेजेस ने, और ना ही स्कूलों के टीचरों ने किसी मतलब स्टाफ का, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का किसी का कोई टेस्ट नहीं कराया। हाँ उन्हें तमाम चीज़ें उन्होंने मुहैया ज़रूर कर दी हैं, जैसे कि सैनिटाइज वगैरह, ये तमाम चीज़ें कि आप अपने तौर पर जो है उसको सेफ्टी करें, वो दे दिया। अदरवाइज ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुकूमती सतह पे ऐसी कोई प्राइवेटली स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल की आपने बात की कि वो जो है टेस्ट फराम कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने भी 10% जो नॉर्मल फीस है वो उसमें ऐड करके वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के लिए वो कह रहे हैं हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो पेरेंट्स उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान हैं कि पहले प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, अब 10% उसमें और इंक्रीज बढ़ाई जा रही है। जी 10% जो नॉर्मल फीस है। मैडम सही कह रही हैं। अभी पिछले दिनों एक प्राइवेट स्कूल है, नाम नहीं मिल रहा, उसने तो अपने स्कूल के नाम के जो है वो मास्क जो है वो प्रिंट करवा लिए, और उन्होंने कहा जी कि वो बच्चा हमारे स्कूल से ही लेगा। अच्छा अब हम घर से अगर लेके निकले, हम बच्चे को अपना बना के भेजेंगे, तो वो बच्चा आधा घंटा 15-20 मिनट उसको एनी उसने उतारना है, जब उतार देगा तो उसको फिर दोबारा जो है वो वहाँ परचेस करेगा। अच्छा ऐसे मौके पे जो बिजनेस कर रहे हैं, जी सॉरी टू लेट मी कंप्लीट। अब फिर उन्हीं स्कूलों ने कि ये कहा कि ठीक, जब पता लगा ना कि ये मामला चल रहा है तो उन्होंने कहा ठीक है जी, फर्स्ट जो है मास्क हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसके बाद सेकंड जो होगा उसकी इन्होंने कॉस्ट रखी है 50 रुपीज़, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 25 रुपए का, 25 का, 30 रुपीज़ का जो मिलता है। अब मास्क जो है वो और सस्ता हो चुका है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वो प्रिंट करा लिया ना सर स्कूल के नाम का, तो ऑब्वियसली फिर वो उसके वो तो ये भी एक तरह का बिजनेस तो ये भी खाता बढ़ गया। फीस का जिस तरह मैडम ने कहा वो भी उन्होंने बढ़ा दी है। अच्छा जब फीसें बढ़ाए जा रहे हैं, पिछले दिनों ये आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन, जो सख्त लॉकडाउन चला था, कई टीचर्स को, जो उसमें मेल फीमेल दोनों थे, प्राइवेट स्कूलों ने तो सैलरी देना ही खत्म कर दी थी। अच्छा वो अपनी जो उनकी जो बच्चों की फीस आती थी वो उसमें लगे हुए थे कि जी फीसें नहीं आती तो बार बार लेटर घर पे भेजते थे, कोरस्पेंडिंग करते थे, बार बार फोनों पर कहते बच्चे की फीस पहुँचाएं। अच्छा इसी तरह उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन वाले थे, उनकी ट्रांसपोर्ट जो थी, उनको भी वो भी जनाब जो साथ में आके एज ए ब्लैकमेलर कि जी कि हमें भी जनाब जो है फीस, अब वो अब ज़ाहिर है उन्होंने उनको जो है वो कंपलसेट तो करना है, वो भी शामिल कर दिए। तो आप सही कह रहे, फीस भी बढ़ा दी, आप फीस रेट कर दिए। और सर आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि घर से वालिदैन जो हैं SOPs के साथ बच्चों को भेज रहे हैं, सैनिटाइजर्स भी हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, स्कूल्स में भी प्रॉपर इंतजाम है, बट बच्चे वो जो वैन्स में जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स वो भी लें ताकि बच्चों को वो भी मतलब कि वो स्कूल से, घर से स्कूल तक सेफ तरीके से पहुंचे? ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, तमाम इदारों ने जो है स्कूल को इंस्ट्रक्शन दी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट तमाम के लिए, कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो भी इसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल सही, मगर उसका बेहतरीन हल वही है जो आपने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को वो घर से तैयार करके भेजें, उन्हें मास्क लगा के और इन पूरी हदायत के साथ स्कूल में भेजें। और एक चीज़ का बहुत ही अहम, एक नुकता बहुत अहम है जिसका हमें ख्याल रखना है, सारे स्कूल वालों को भी, टीचर्स को भी, हमें खुद भी, कि हमने बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में बताना है, इनको डराना नहीं है, उनको खौफ में नहीं मुब्तला कर देना कि उनकी जिंदगी जो है वो जीरन हो जाए बाद में और वो एक अलग ही मर्ज में चले जाएं। थैंक यू सो मच मोहम्मद जफर साहब, आप तशरीफ लाए। हमने आज तालीमी इदारे खुलने के हवाले से जो है वो तफसील से बात की। अभी वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। आप सब दोस्तों से अभी दोबारा मुलाकात होगी।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की आज के दिन के हवाले से। 15 सितंबर आज पूरे पाकिस्तान में स्कूलों को और जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको खोले जाने के हवाले से ऐलान किया गया था। और अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हैं जहां हम फिर से आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। 15 सितंबर के हवाले से आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। यस, तो उसे जमहूरियत के इस आलमी दिन के हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोग्राम में बात की जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी जाएं जिनसे कुछ हमारे इल्म में इजाफा हो जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि हमें बहुत सी जगहों पे हमें ज़रा में बात करने का मौका मिलता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी लोग बसते हैं वो किसी ग्रोह की शक्ल में हो, कौम की शक्ल में हो, मुआशरे की शक्ल में हो, कम्युनिटी की शक्ल में हो, मुल्क की शक्ल में हो, उन सब को अपना एक लीडर चाहिए होता है जो उनकी रहनुमाई कर सके, उनको लेके चल सके, उनको लेके आगे बढ़ सके। तो उस एक लीडर के चुनाव के हवाले से जब तक कि हमारे पास इंसानी तारीख मौजूद है, हमेशा से इंसान को मसाइल ही रहे और एक बहस ही रही है कि इनको ऐसे चुनना चाहिए, ऐसे चुनना चाहिए। खैर, दुनिया भर में इस वक्त जो तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तर्ज़ हुकूमत जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें जमहूरियत है, बादशाहत है और कुछ जगहों पे मतवाज़ी निज़ाम चल रहा है जहाँ पे जमहूरियत और बादशाहत दोनों मिल के जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी निज़ाम राइज है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी मौजूद है ताकि दोनों निज़ाम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और ज़रा बेहतरीन नताइज जो है वो सामने आ सकें। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एक सीनियर तजियाकार मौजूद हैं जिनसे हमने ज़रा जमहूरियत के बहुत से फ़वाइद के बारे में हमने पूछना है और आज हम इस हवाले से बात करेंगे किस तरह हम इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अवाम का बहुत ही अहम एक रोल होता है। कहते हैं ना कि जमहूरियत अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए होती है, अवाम के ज़रिए होती है। तो अवाम को कम अज़ कम पता तो हो कि उनकी हुकूमत है और उन्हें अपना क्या किरदार अदा करना है। इस बारे में बात करते हैं। सैयद उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक सीनियर तजियाकार, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है फ़हीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सर, जैसा कि फ़हीम ने भी बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जा रहा है, जमहूरियत का आलमी दिन। तो मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली क्या है, क्यों मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ये डिक्लेयर किया था कि 15 सितंबर को दुनिया में आलमी यौम जमहूरियत मनाया जाएगा और मकसद जो इसका बताया गया था, एक ऑब्जेक्टिव इसको ऑब्ज़र्व करने का रखा गया था, वो था कि दुनिया में जमहूरियतों को फ़रोग़ देना और जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाना और जमहूरियत पर बात करना। दुनिया में तकरीबन सब जगह अब जमहूरियत आ चुकी है, सिवाय अरब कंट्रीज़ के या बाज़ यूरोपीय ममालिक में, जैसे फ़हीम भाई ने कहा, नुमाइशी जमहूरियत बादशाहत रह गई है, जमहूरियत ही राइज हो चुकी है। बादशाहों ने अपने इख्तियारात बहुत महदूद कर लिए हैं और एक नुमाइशी ओहदा इख्तियार किया हुआ है। जिस तरह यूके में शायद, जी हाँ, यूके में मलका होती है क्वीन, और वो भी नुमाइशी होती है। इख्तियारात, माली इख्तियारात सारे मुंतखब हुकूमत को होते हैं। सही। उनके सिग्नेचर से कोई मेरा ख्याल खास फर्क नहीं पड़ता, मगर सिग्नेचर उनके ऑनरेरी तौर पे लेना जरूरी होता है, जिस किस्म के ही इख्तियारात हैं उनके पास। जी, उसकी एक आईनी, उनके आइन तो कोई तहरीरी है नहीं, लेकिन उनकी एक आईनी रिक्वायरमेंट यही है कि जो भी तय करेगी पार्लियामेंट, उसका एसेंट जो है वो मंजूरी उसकी जो है रस्मी तौर पर क्वीन देगी, रस्मी तौर पर। सही, हाँ, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, 2-3 बातें छोटी छोटी सी इसमें बताता चलूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि जमहूरियत जो है वो, देखें ना, इंसानों ने बड़ी जंगें लड़ी इख्तिदार के लिए। तो इंसान ने जब रहना शुरू किया और माशरत शुरू हुई और कबीले बने और कौमें बनी और तादाद बढ़ी और आबादी बढ़ी और इलाकों पर झगड़े शुरू हुए, तो पहल तो इंसान जो ना जंग के ज़रिए ये बात जानता था कि उसको लड़ना है और इख्तियार हासिल करना है, ताकत हासिल करनी है। और जो लड़ने के लिए उन्होंने, फ़हीम भाई ने कहा, लीडर्स चाहिए होते। तो वो इस पर जोक भी हमारे यहाँ बड़ी जमहूरियत पे होता है कि लीडर्स कैसे चुने जाएं। तो किसी ने कहा जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को चुना था। तो लीडर्स जो है चाहिए होते हैं, ज़ाहिर मुल्क चलाने के लिए, कौम चलाने के लिए, नज़्म व ज़ब्त के लिए, डिसिप्लिन के लिए, पुलिस के लिए। तो बादशाहतें चलती रहीं
लड़ाइयाँ होती रहीं और बादशाह जो कह दिया करता था वो कानून होता था। लेकिन 12वीं सदी में पहली दफ़ा बादशाह से नेगोशिएट किया गया यूके के प्लेटफॉर्म पे, यूके की सरजमीन से ये बात ने जन्म लिया। इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। एक मुआहिदा किया गया बादशाह के साथ, जिसके तहत ये तय किया गया कि बादशाह जब भी चाहे किसी को गिरफ्तार नहीं करवा सकता, जब भी गिरफ्तार करवाएगा उसे रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न बता दे फिर अरेस्ट कर ले, चार्ज फ्रेम पहले करे। बादशाह को इख्तियार था किसी को भी पकड़ ले, बंद करा दे, जेल में डाल दो, किसी का सर कलम करवा दे। उन्होंने कहा भाई ये तो आप कम से कम, बादशाह ने एक नया टैक्स लगाया तो लोगों ने कहा, उमरा ने कहा भाई आप टैक्स तो हम दे देंगे लेकिन नेगोशिएट पहले करो, आप हमें भी कुछ इख्तियार दो। जमहूरियत की इब्तिदा मैग्ना कार्टा से हुई 12वीं सदी में, ठीक है, यहाँ से हुई। फिर वो शक्ल शेप लेती गई। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बरतानिया को जमहूरियत की माँ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पहली पार्लियामेंट भी वहाँ वजूद में आई, सक्सेशन एक्ट पहला वहाँ बना थ्रोन का कि कौन इख्तिदार का इख्तिदार होगा। लेकिन उससे बहुत पहले प्लेटो और अरिस्टोटल ये तसव्वुर दे चुके थे। दुनिया में पहली किताब जो लिखी गई कि हुकूमत कैसे कायम की जाए, इख्तिदार इंतकाल का कैसे किया जाए, उस किताब का नाम है रिपब्लिक। वो आज भी पेरिस के म्यूजियम में ओरिजिनल बुक मौजूद है। अच्छा। रिपब्लिक वो ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी, लैटिन में, और उसे जो है वो प्लेटो ने लिखा था। उसमें उसने ये तसव्वुर दिया था कि इंतकाल इख्तिदार जो है, जो पावर का ट्रांसफ़र है, वो पीसफुल कैसे हो। तो वो जमहूरियत पर तनकीद भी करता था सोक्रेट। यानी सर जहाँ अब जो मैं इतना समझी हूँ कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जहाँ पर आवाम फैसला करती है। जी, इसी में एक जुमला बढ़ाना चाह रहा था। जैसे सोक्रेट ने कहा था, आपने कहा था रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सोक्रेट का जुमला है तारीखी। लेकिन वो इसका बड़ा नाकिद था। वो कहता था अगर आप हर आदमी को वोट का इख्तियार दे देंगे तो समझे ऐसी तैसी हो जाएगी। आप पहले लोगों को बताएं कि वोट क्या चीज़ है, आप लोगों को ट्रेन करें, ठीक है, ट्रेन करें कि आप हुकूमत जो है किस तरह करने जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि पहले लोगों में इतना शऊर दें कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें और फिर वो फैसला करें। अब ये तो बुनियादी बात हो गई। अच्छा, आपने कहा कि आपने कई हजार साल पुरानी बातें जो है ना वो मतलब वहाँ से आपने शुरू किया, इंसानी तारीख के हवाले से आपने बात बताना शुरू की है। जमहूरियत को एक बेहतरीन जो तरीकाकार जो है वो कहा जाता है, ठीक है, और ये जबकि बात कर रहे हैं तब बहुत कम जगहों पे जमहूरियत शायद प्रैक्टिस की जा रही हो। आज दुनिया के बेशतर ममालिक में जमहूरियत का ही निज़ाम जो है वो राइज है, पाकिस्तान में भी है। मगर क्या आपको लगता है कि जो जमहूरियत का असल जो जमहूरियत की जो असल रूह है उससे हम लोग वाकिफ हैं और वही निज़ाम हमारे यहाँ ये बड़ी खूबसूरत बात है फ़हीम भाई, बड़ा अच्छा सवाल है और यही बुनियादी सवाल है आज के दिन से। एक पस मंज़र हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन असल सवाल पस मंज़र डिस्कस करने से नहीं निकलेगा, ना ही हमारी कौम की तरबियत होगी, ये फ़ायदा होगा। सवाल तो ये है कि अब हम जिस जमहूरियत को सामना कर रहे हैं, जिस जमहूरियत में हमें क्या ये जब वो जमहूरियत है जिसका तसव्वुर दिया गया, जिससे दुनिया ने कामयाबी हासिल की। तो एक बुनियादी बात तो आपने देखा जमहूरियत में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इंतकाल इख्तिदार पुरअमन। आज एक के हाथ में हुकूमत है, कल दूसरे के हाथ में हो, तो वो दूसरे के हाथ में कैसे जाए, खून रेजी के बगैर, खत्म गारतगरी के बगैर। क्योंकि पहले तो ये होता था कि बादशाह को बादशाह का बेटा बादशाह बनता था, या फिर बादशाह के खानदान के लोग साजिश करते थे, एक दूसरे को मरवा देते थे, चचा को मार दिया तो जनाब बादशाह। जमहूरियत में ये तो मुमकिन, जमहूरियत में पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होता है। तो ये तो एक जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत के तीन बुनियादी अहमियतें हैं, तीन हुस्न है उसमें। अच्छा, ये जो जितना भी हुस्न है, ये हम सारा जो जमहूरियत का हुस्न है, ये हम एक छोटे से वक्फे के बाद बताएंगे। वक्फे के बगैर प्रोग्राम में भी हुस्न है। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ब्रेक बात कर रहे हैं आज हम जमहूरी निज़ाम के हवाले से। जमहूरियत का आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे जमहूरी निज़ाम के बारे में, जमहूरियत की खुसूसियात आप बयान कर रहे थे। मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू करें। जी जी, मैं आपको बताना चाहता था कि जमहूरियत के लिए दुनिया भर में समझा जाता है जी कि इसमें तीन नुमाया खुसूसियात होती हैं, या इसकी तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तीन ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस निज़ाम को दुनिया में पसंद किया जाता है। नंबर 1 है इक्वालिटी, नंबर 2 है फ्रीडम, और नंबर 3 है अकाउंटेबिलिटी। अब इक्वालिटी ये है कि जमहूरी मुल्क में बादशाहत में कोई उमरा अलग होते थे और गुरबा अलग होते थे, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं है। जमहूरियत में हर इंसान का हर बालिग का एक वोट बराबर है, हर आदमी हुकूमत मुंतखब करने में एक ही जैसा इख्तियार रखता है, तो सबको जमहूरियत में बराबर होना चाहिए। जमहूरियत का हुस्न है और खूबसूरती है कि सारे शहरी बराबर होते हैं। दूसरी बात है जमहूरियत में फ्रीडम है। ज़ाहिर आमरीत में, एक शख्सी हुकूमत में, एक बादशाहाना निज़ाम में फ्रीडम नहीं होता।
बादशाह को कुछ नागवार ना गुजर जाए, शाही आदाब क्या है, उन्हें क्या मलूज रखना है, वगैरह वगैरह। जमहूरियत में सबको आज़ादी होती है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, हर आदमी को हक है कि वो अपनी आज़ादाना अपनी राय का इजहार करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और तीसरी बात होती है अकाउंटेबिलिटी। बादशाह जो होते हैं वो कभी किसी के जवाबदेह नहीं होते थे, उनकी मर्जी, वो जो दिल चाहे हुक्म जारी करें, जहाँ दिल चाहे पैसा खर्च करें, जो दिल चाहे टैक्स आयद कर दें। आपको पता है नमक सॉल्ट टैक्स रहा है, किसी ज़माने में बादशाह जो थे वो सॉल्ट टैक्स लगाया करते थे कि जी आप घर में नमक जितना इस्तेमाल करेंगे उस पर टैक्स देंगे। ओके, तो आप ऐसे ऐसे टैक्स बादशाह लगाते रहें। तो आज हम नमक के अलावा बहुत सी चीज़ों पे देते हैं, बिल्कुल मिर्चों पे भी देते हैं, चीनी पे भी देते हैं, बिल्कुल भी, पानी पे भी, बिल्कुल, लेकिन अब जमहूरियत के नाम पे देते हैं इसलिए आपको हजम हो जाता है। सही है। सर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूँगी कि जमहूरियत किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हर सियासी जमात जो है वो जमहूरियत का नारा लगाकर इक़्तिदार में आती है, आवाम की बात होगी, आवाम की तरक्की, लेकिन जब आवाम उसको वोट दे देती है तो वो उसी आवाम को भूल जाती है। अगर इसको इस तरह देखा जाए कि पाकिस्तान में कौन सा जमहूरी निज़ाम राइज है, क्योंकि जो जिन जमहूरी निज़ाम की खुसूसियात आप बता रहे थे, इसमें बराबरी है, आज़ादी है, एहतसाब है, इन जुमलों में तो ये सारा कुछ नज़र आता है हमें। ये ख़वातीन को बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे, दिए गए हैं, ये है कानून देखा जाए सब कुछ मिलता है आपको, आज़ादी भी है, एहतसाब भी देखें ना, साबिक वज़ीर आज़म साहब जो है उनका एहतसाब हो रहा है और पता नहीं ना जाने कितने कितने बड़े बड़े लोगों का। ज़रा एक्चुअल सिचुएशन देखिए, मैं आपको पाकिस्तान के बारे में ये कहते हुए मुझे अफसोस होता है, और ये अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पे जो है वो हम तो चू चू का मुरब्बा रहे हैं, खिचड़ी रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अरसे आमरीत और मार्शल लॉ रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और कम अरसे जमहूरियत रही है, मगर जितना अरसा भी जमहूरियत रही है वो भी जमहूरियत है नहीं। जमहूरियत के नाम पे चंद ख़ानदानों की इजारादारी है। आप पीपल्स पार्टी को भी देख लें तो आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एक फैमिली के पास है, एक ख़ानदान के पास है। आप नून लीग को देख लें, उनकी लीडरशिप एक ख़ानदान के पास है, नस्ल दर नस्ल वारिस चले आ रहे हैं पार्टी के। आप पीटीआई को देखें, वहाँ मौरूसी पॉलिटिक्स फिर भी नहीं है, मगर जो एक डिक्टेटरशिप इमरान खान साहब को आप इससे बाहर नहीं कर सकते। वो थोड़े फिर भी डेमोक्रेटिक है कि उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कशन होता है, वरना नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तो ये हालत है कि उनके अपने एमएनए अपने लीडर से बात नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब से उनका एमएनए नहीं मिल सकता। तो सर ये वो सिफारिशें करवाते हैं कि जरा टाइम मियां साहब से दिलवा दो, आवाम की तो बात छोड़ दें आप। तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो 7 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाते थे, किसी और दिन में मैंने उनका आके उनसे नहीं मिल सकता था। तो कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ था। यहाँ मेरा ख्याल है कि लोग भुट्टो साहब से भी और भुट्टो साहब की तो पॉलिटिक्स अवामी थी। भुट्टो साहब तो नंगे पैर भी चले लोगों के बीच में। भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स अवामी थी, उनके जलसे आप देखें, उनका मिजाज देखें तो। लेकिन बात यह कि वो जो सियासी खानदान है उनकी इजारादारियां हैं। एक तो ये चेहरा है जमहूरियत का हमारे यहाँ। एक मसला तो ये है पार्टियों के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला क्या है कि इक्वालिटी जो जमहूरियत में होती है वो तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं। आप देखिए मजीद अचकज़ई कोर्ट में आता है तो उसको हथकड़ी कोई नहीं पहनाता। कोई गरीब आदमी आ जाए जो किसी केस में, वो भैंस चोरी के केस में बंद हो, उसको 2 हथकड़ियां लगेंगी, उसको अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकता। और जब अदालत आएगा उसके हशर देखें वो किस तरह लाया जाएगा, भागता हुआ भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह। तो सर ये जमहूरियत, हाँ असल जमहूरियत तो हमें नहीं दिखाई दे। ये हमारा अलमिया है। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जमहूरियत हमें जो है वो, हम जमहूरियत को उस तरह एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सके। देखें जमहूरियत आज़ादी वाले नुक्ते को आप कैसे यहाँ पे पाकिस्तान में देखते हैं? बराबरी के बारे में आपने बताया कि बराबरी तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अमीर के लिए कवानीन और है, गरीब के लिए और है। दूसरा जो आपने खुसूसियात बताई थी जमहूरियत की वो थी आज़ादी, कोई शख्सी आज़ादी होती है। तो आपके पास आज़ादी है, देखिए यहाँ किसी को आज़ादी है तो इतनी आज़ादी है कि मादर पितर आज़ादी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और किसी को आज़ादी नहीं है तो इतनी आज़ादी कि वो रो भी नहीं सकता सही से, वो रोए भी तो भी उसको कानून पकड़ लेता है। अरिस्टोटल की बात दोबारा याद आती है, वो कहता था कानून मकड़ी का जाला है जिसमें जो है वो ताकतवर के लिए वो शेर की तरह फाड़ के निकल जाता है और गरीब के लिए जो है ना वो ऐसा है जैसे वो उसमें जाल है, उसमें फंस जाता है। तो हमारे अभी यही हाल है। तो एहतसाब के हवाले से क्या राय रखते हैं आप? एहतसाब तो हमारे फेवरेटिज्म होता है। आपको पता है कि जो ऐसे कई लोग एहतसाब के काबिल हैं जिनको जेल में होना चाहिए, वो हुकूमत में बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, उनके पास वज़ारतों के कलमदान हैं, ऐसे कई लोग हैं। और एहतसाब तो डॉक्टर आसिम का आप सुनते थे, मैं ₹70 रुपए की का केस था। आपने कभी सुने इतने पैसे? 570 अरब रुपए दुनिया में घूम रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनका। अपना अस्पताल है उनका यहाँ पे बहुत बड़ा, और उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई है
कि वो इलाज करवाने की गर्ज से। मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ कौन सी भेड़ बकरियों का इलाज होता है जहाँ खुद नहीं हो सकता। आप देखें ना, एहतसाब तो हमारे यहाँ एहतसाब भी सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए होता है, सिर्फ एहतसाब का नाम इस्तेमाल किया जाता है। सारे मगरमच्छ जो है वो वही शिकंजे में नैब की आते हैं जो हुकूमत की आंखों में खटकते हैं, और हुकूमत के नैब के हाथ में जब आ भी जाते हैं तो होता उनका कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में मुक्का हो जाता है, वो चले जाते हैं। तो सर आपको लगता है कि हम वाकई एक जमहूरी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मुझे लगता है सिर्फ बातों की हद तक। बातों की हद तक बहुत अच्छी नहीं, तो वैसे हकीकी तौर पे यहाँ पे है क्या, होगा क्या, इसी तरह चलता रहेगा, या वाकई जो जमहूरियत के सम्राट हैं वो देखिए, आवाम तक जमहूरियत पहुंचना के बारे शुरू में हो ये कहा जाता है कि जमहूरियत को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो मोर डेमोक्रेसी, इसका सोल्यूशन है मोर डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में जमहूरियत कंटिन्यू होती रही, कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई, तो इंडिया की जमहूरियत कुछ निस्बतन बेहतर है, कुछ बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो भी कोई आइडियल जमहूरियत है, आइडियल जमहूरियतें शायद मगरिब में आपको मिलेंगी, यहाँ इस खत्ते में तो है ही नहीं। लेकिन फिर मालिक ऐसे वैसे जहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है कि यस ये है आइडियल जमहूरियत। आप जाके देख लेना, जहाँ बादशाहते नाम की, यूके को देखे ना आप, यूके में यूके में आप स्वीडन को देख लें, आप जो है वो और इतने सारे जो मगरबी ममालिक हैं जहाँ जमहूरियत है, आप वहाँ जाके देख लें, नाम की बादशाह भी जहाँ है वहाँ भी देख लें, हमसे ज़्यादा जमहूरियत है। तो सर अभी जो मौजूदा हुकूमत है हम उसको भी जमहूरी निज़ाम कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप? कहने को तो देखें ना, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में जो ये जो जमहूरियत है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। सही। मगर कितनी मज़े की बात है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, कौमी दस्तूर साज असेंबली है, उसका नाम है, क्या नाम है आपको पता है? आपने कभी सुना है? उसको कहते हैं मजलिस शूरा। आपने कभी सुना होगा? जी मैंने सुना होगा। जी, जी। कितनी दिलचस्प बात है, हालांकि वो मजलिस शूरा नहीं है, उसका सही नाम है मजलिस मुकन्नना। अच्छा, तो उसको कोई मजलिस, उसका नाम ही किसी ने सही नहीं किया आज तक। जो मजलिस शूरा है, मजलिस शूरा तो काबीना को कहना चाहिए, वो तो हमें, वो तो प्राइम मिनिस्टर की काबीना है ना। दीन इस्लाम को अगर स्टडी करें, अगर उनके निज़ाम हुकूमत को अगर वहाँ पे स्टडी करें तो वहाँ पे मजलिस शूरा का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मिलता है। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आके मैं चाहूँगा कि ज़रा दीन इस्लाम की रोशनी में भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो जमहूरियत के हवाले से हमें बिल्कुल जमहूरियत को प्रमोट करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं है इस्लाम में। अलग अलग किस्म की बहस है, तो वो भी देखते हैं। सारे मुसलमान बसते हैं यहाँ पे, तो ज़रा ये भी तो पता होना चाहिए, हमारे इल्म में इस हवाले से भी इजाफा होना चाहिए। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होने वाली है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और यकीनन आप जमहूरियत के इस आलमी दिन पे जो आज हम अपने मेहमान से सैयद उबैद शाह साहब से बात कर रहे हैं और जो मालूमात हासिल कर रहे हैं उन्हें आप पसंद कर रहे होंगे। ज़रा वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत प्रैक्टिस होती है, तो ये सुन के मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, और मगर उसी के साथ एक उम्मीद भी है कि हम आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, हम जो जमहूरियत की जो असल रूह है उस तक पहुंच सकेंगे और अवाम जो है वो जमहूरियत के समरात हासिल कर सकेंगे। फिर और एक हमने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि इस्लाम में क्या जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं। जी हाँ, मैं पहले एक बात कह रहा था, शूरा की बात से बात शुरू हुई, फ़हीम भाई ने शूरा का जिक्र किया, मैंने आपको एक वजाहत पेश की कि मैं इस बात पर बड़ा हैरान भी होता हूँ, महसूस भी करता हूँ कि हमारी जो दस्तूर साज असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसे जब उर्दू में रेफ़र किया जाता है तो अंग्रेज़ी में तो पार्लियामेंट भी कहते हैं, नेशनल असेंबली भी कहते हैं, लेकिन जब उर्दू में रेफ़र किया जाता है तो उसे मजलिस शूरा कहते हैं, जबकि इसे मजलिस शूरा नहीं कहना चाहिए, इसे मजलिस मुकन्नना कहना चाहिए। लेकिन इतने सालों में ज़िया उल हक साहब ने इसका नाम बदलवाया था, मजलिस शूरा रखवाया था, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये शूरा की नहीं है, कानून बनाने की मजलिस है, और कानून बनाने वाले इदारे को मुकन्नना कहा जाता है, कानून से मुकन्नना। सही। शूरा होता है जो सलाहकार होते हैं, मशवरा करते हैं, एलीट जो ऊपर के एडवाइजर्स या वज़रा होते हैं वो मशवरा करते हैं, उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र करा सकते हैं, या प्रेसिडेंशियल निज़ाम में सदारती मुशीर या वज़रा हो सकते हैं। सही। उन्हें काबीना को कहना चाहिए शूरा, मजलिस शूरा काबीना होती है जो वज़रा या मुशीर है। ठीक है। जनरल जो असेंबली है उसे मजलिस शूरा नहीं बल्कि मजलिस मुकन्नना कहना चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी बात है, ये मैं महसूस करता था, मैंने कहा मैं कह दूं ऑन रिकॉर्ड, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे, किसी को ख्याल आए, करते हैं शायद सही हो जाए, किसी को ख्याल आ जाए। अब आप आगे चलिए पाकिस्तान के बारे में। नहीं, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, जी हाँ, इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का? जी हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और हम तो शुरू से ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस्लाम के नाम पर रखी गई है, पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है। बेशक। और पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म के दायरे लोग ये दावा करते हैं, और ऐसा डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, दस्तावेजी शवाहिद हैं ये मानने के लिए कि कायदे आज़म का एक विजन ये था कि ये एक ऐसी
इस्लामिक डेमोक्रेसी बने, जहाँ पे जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं डेमोक्रेसी के साथ साथ, वो यहाँ ट्राई हों और उनका एक्सपेरिमेंट किया जाए और उनके लिए एक मॉडल तैयार किया जाए दुनिया के लिए। यानी एक ऐसा माशी निज़ाम किसी मुल्क में हो जो एन इस्लाम के मुताबिक हो, उसका एक मॉडल हो, वहाँ पे वो ट्राई किया जाए और दुनिया उसे देखे तो वो कहे अच्छा इस्लाम का ये मॉडल होता है, ये तो बहुत सक्सेसफुल है, हम भी इसको अडॉप्ट करेंगे। कायद आज़म का एक ही विजन था, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जो अपने हाथ से उन्होंने डिपार्टमेंट अपनी ज़िंदगी में बनाया, उसमें से ये एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक ये इकोनॉमिक्स का, और इसके सरबराह उन्होंने लगाए थे मोहम्मद असद साहब। वो पाकिस्तानी नहीं थे, प्रेस ने फ्रांस के थे और फ्रेंच नेशनल थे, और उन्होंने किताब भी लिखी थी रोड टू मक्का। पहला पासपोर्ट भी उनको दिया गया था वजारत खारजा में, कायद आज़म ने उन्हें हायर किया था, बड़े शानदार नफीस आलिम थे वो। तो कायद आज़म किधर है डिपार्टमेंट ये वाला? वो वजूद ही नहीं रहा, उसका खत्म हो गया वो डिपार्टमेंट। कितने अरसे बाद हो गया खत्म? वो कायद आज़म ने 6 महीने बाद बनाया था पाकिस्तान बनने के। अच्छा। और कायद आज़म नहीं रहे तो वो डिपार्टमेंट ने काम थोड़े अरसे काम किया, उसके बाद रहा नहीं, तो मुख्तलिफ तनाज़ात में फंस गया। तो अब ये तो एक मैंने आपको पस मंज़र बयान किया कि इस्लाम का हवाले पाकिस्तान जब बना था तो किस इस्लामी जमहूरियत को फॉलो? ये बात बहुत लोग करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ये बहस सुनी है कि इस्लाम में खिलाफत है, इस्लाम में जमहूरियत नहीं है, इस्लाम तो अमीरुल मोमिनीन होता है, खलीफा होता है, फलां होता है। तालिबान के मॉडल पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बात करते रहे, मुल्ला उमर के मॉडल पे कि वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, वहाँ खिलाफत है, वहाँ ये है, वहाँ ये है। लेकिन मैं जब इसको खोज करता हूँ, इस पर बड़ी शानदार कुछ किताबें और तकारीर हैं जिनको लोगों ने एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं किया, हमारे यहाँ इस पर लोगों ने बड़ा काम किया। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी साहब ने कुरान के शऊर इनकलाब पर एक पूरी किताब लिखी है, बड़ी शानदार किताब है। फिर मौलाना आपके डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उन्होंने इस्लामिक पॉलिटिक्स पर बहुत काम किया, बहुत काम किया। उन्होंने तहरीक खिलाफत भी एक शुरू की थी। मेरी अपनी राय यह है, काफ़ी ज़खायर को रजू करने के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद और काफ़ी देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस्लाम ना जमहूरियत की बात करता है, ना ही खिलाफत की, और ना ही डिक्टेटरशिप की या आमरीत की। इस्लाम ऐसा कोई मॉडल नहीं देता। इस्लाम सलाह और मशवरे से, आवाम की इज्तिमाई दानिश से ऐसे निज़ाम की बात करता है जहाँ एक इंसान के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ एक मुसलमान को अपने दीनी फ़राइज़ आज़ादी से अंजाम देने की इजाज़त हो, जहाँ एक इंसान की हुर्मत को, जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हो, और जहाँ इंसाफ का बोलबाला। ख्वाह आप जमहूरियत में ऐसा करें, ख्वाह आप आमरीत में ऐसा करें, ख्वाह आप शख्सी आमरीत में ऐसा करें, ख्वाह आप मोनार्की में करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में करें, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में करें, बहरहाल आप मसला ये कि निज़ाम तो लोगों के लिए होता है ना। सही। लोगों को इस्लाम ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि उन्हें इंसाफ का पूरा हक है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लोगों को इस्लाम मजहबी आज़ादी पूरी देता है, मुकम्मल तौर पर हर शख्स को आज़ादी देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदियों को भी, यानी नजरान की जमात की रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारा एक इज्तिमा होना है, तो आप इजाज़त दें तो हम मस्जिद नबवी में कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कर लो। मस्जिद नबवी को यहूदियों और ईसाइयों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने खुलवाया कि आप यहाँ पर अपनी तकरीब कर सकते हैं। इस्लाम कुछ ऐसे इलाके जो उस वक्त मुसलमानों ने फतह किए थे और वो उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनसे एक टेक्स्ट लिया करते थे और वो अपनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे। जी, एक तहरीर लिख के दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर है जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तखत किए, और वो सेंट कैथरीन मॉन्टेस्टरी में आज भी मौजूद है। दुनिया का ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है वो, उसका ओरिजिनल आज भी मौजूद है, तोप कापी म्यूजियम में उसकी नकल भी मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं, एक वफ्द आया था कि जी हमारे इस्लाम फैल रहा है, तो हमें खौफ है कि जी हमारी बारगाह तक, ये खानखा तक भी मुसलमान आएंगे और तबाह बर्बाद करेंगे, बाद के ज़मानों में फतवात होंगी, आप ना होंगे, आप हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दे दें, हमें कोई तहरीर लिख दे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिखो, मैं लिखवाता हूँ, और लिखा कि इनके इबादत खाने को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुसलमान की हुकूमत होगी, मुसलमान बादशाह की हुकूमत होगी, मुसलमानों की हुकूमत का हिस्सा होगा इनका इलाका, तब भी इनके इबादत खाने को हम नहीं छेड़ेंगे, इनके रसूमात इनकी इजाज़त से अदा किए जाएंगे, इनके तस्वीर इनके कानून के मुताबिक होंगे, हर इंसान को इनका प्राइस इनसे पूछ के लगाया जाएगा। मतलब इस्लाम क्या करता है कि इस्लाम एक ऐसे निज़ाम की बात करता है, ख्वाह आप उसे जमहूरियत का नाम दें या कोई और नाम दें, इस्लाम एक ऐसे निज़ाम की बात करता है जिसमें इंसान के जान को, माल को, आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हो और उसे इंसाफ मिलता हो। ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी राय के मुताबिक दीन इस्लाम जिस जमहूरियत की बात करता है वो वही असल जमहूरियत है जिसमें इंसानी फलाह व बहबूद का सही मानों में ख्याल रखा जाता है। मगर वो लोग जो कहते हैं कि दीन इस्लाम में जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके पास क्या दलाइल है? मतलब वो भी तो किसी न किसी दलाइल पे बात करते हैं। उनके पास खिलाफत की भी कोई दलील नहीं है। क्या ऐसा उनके पास यही है ना कि सहाबा का पैटर्न है, सहाबा के पैटर्न पे ना कुरान की कोई आयत है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदीस है या हिदायत की।
उन्होंने तो नहीं कहा कि अपना खलीफा मुंतखब कर लो। मुसलमानों की शूरा ने मशवरे ने सलाह से अपने एक खलीफा मुंतखब किया, बाद में दूसरा किया, तीसरा किया, कोई सिलसिला चला। लेकिन ये भी तो सलाह मशवरे से तय किया, इस पर ना कुरान की कोई आयत है, ना इस पर कोई हदीस थी, ना ये कहीं हुक्म मौजूद था। तो अगर जमहूरियत में हुक्म मौजूद नहीं है जमहूरियत के लिए, तो खिलाफत के लिए भी कोई ऐसा हुक्म नहीं। आप बताएं खिलाफत असल में थी क्या, इसकी स्पिरिट लोग नहीं जानते। नॉर्मली जो ये बात करते, खलीफा को कहते थे खलीफतुर रसूल, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि यह खलीफतुर रसूल है, रसूल के जान नशीन है। खलीफा का मतलब ये, हमारी चूंकि अरब जबान नहीं है मतलब तो हम उसको एक अलग तस्वुर दे रहे थे, हम उसको एक निज़ाम समझ लेते हैं। नायब भी इसका मतलब जो है जी हाँ, बात है। जी मगर हाँ। सर ठीक है, ये हम जरा एक और तरफ निकल रहे हैं, हम क्योंकि प्रोग्राम का पाकिस्तान की जमहूरियत की तरफ आ जाते हैं। सर एक सवाल, कुछ मैं बताता चलूं, हमारे पास कुछ आखिरी सवाल की ये गुंजाइश है। तो हम सलाह मशवरा की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जरा हम उबैद शाह साहब का जरा फायदा उठाते हैं इनकी मौजूदगी का, और इनसे ये जानते हैं कि आप कोई सुनने वालों को सलाह मशवरा दें, कोई मतलब जो हमारे हुक्मरान हैं जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम चला रहे पाकिस्तान में, अगर उनमें से कोई सुन रहा है तो उनको कोई सलाह मशवरा दे। मैं तो देखें ये कहूँगा, वो तो उन तक तो बात फिरौन सारे बन जाते या, लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि हमें आपस में जमहूरियत, अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए, अपनी सफ़ों में जमहूरियत लानी चाहिए जी, ठीक है। और हम अपने माँ बाप जो है बच्चों के साथ डेमोक्रेसी करें, हमारे भाई बहन रिश्तेदार आपस में डेमोक्रेसी करें, हम अपने पड़ोसियों से दूसरों को जीने की जगह दें, दूसरों की राय का एहतराम करें और दूसरों को फ्रीडम दें और अपने जैसा बराबर महसूस करें। मेरा ये पैगाम है। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सैयद उबैद साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात रही। यकीनन आज हमने भी बहुत कुछ हासिल किया है, और टेलीविज़न के उस पार जो दो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। राय में इख्तलाफ हो सकता है, हम सबकी राय में नज़रियाती तौर पे वैसे भी इख्तलाफ हो सकता है, मगर अगर किसी की राय के से आप इख्तलाफ रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे दुश्मनी भी रखें। राय के नज़रियाती इख्तलाफ ये हुस्न है इस निज़ाम, जमहूरी निज़ाम का भी। तो जनाब फ़हीम अब्बास को और ज़ारा रज़ा को दें इजाज़त। आप तो दोस्तों को यकीनन हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।